हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर हरमन शेख हूँ और ये आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है आरएसी और हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है इसका। और सेकंड चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर, एंट्रोपी, प्रेशर, एंथैल्पी चार्ट के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रेफ्रिजरेशन में। हमारी जो रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस है इन दो चार्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। और एक आज हम डिस्कस करेंगे कंप्रेसर की सम कंडीशंस है हमारे पास, ड्राई, वेट और सुपर हीटेड कंडीशन। इसको आप आगे डायग्राम के थ्रू समझ पाओगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है टेम्परेचर एंट्रोपी चार्ट। जो हमारा टेम्परेचर एंट्रोपी चार्ट है इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टली हम शो करते हैं एंट्रोपी को और वर्टिकली हमारे पास जो लाइन होती है वो शो करती है टेम्परेचर को। जैसे ये हमारा चार्ट है, तो ये हमारा टेम्परेचर है और ये हमारी है एंट्रोपी। टेम्परेचर आपको पता है डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ बॉडी, और एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी होती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, मतलब जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है कितनी, किस फॉर्म में होती है, कैसे होती है, उस टर्म को हम एंट्रोपी बोलते हैं। तो जैसे हमारे पास इसका फर्स्ट पॉइंट है, द कंडीशन ऑफ वेपर लीविंग द एवेपोरेटर एंड एंटरिंग द कंप्रेसर इज़ ड्राई सैचुरेटेड। जो हमारे पास एवेपोरेटर होता है, एवेपोरेटर एक मेन पार्ट होता है रेफ्रिजरेटर का, जिसने क्या करना है, लेटेंट हीट को, हमारे जो फूड प्रोडक्ट है उसकी लेटेंट हीट को ऑब्जर्व करना और उसे ठंडक प्रोवाइड करनी है। तो जो हमारे जो वेपर लीव करते हैं एवेपोरेटर को और कंप्रेसर में एंटर करते हैं, ठीक है, वो ड्राई सैचुरेटेड होने चाहिए। इसका मतलब है भी उसमें कोई भी वेट पार्टिकल नहीं होना चाहिए, कोई लिक्विड पार्टिकल नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल ड्राई फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास द कंप्रेशन ऑफ द वेपर इन कंप्रेसर इज आइसेंट्रोपिक। जो कंप्रेसर ने काम करना वो आइसेंट्रोपिक होना चाहिए, मतलब भी फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। जैसे एडियाबैटिक प्रोसेस होता है और रिवर्सेबल प्रोसेस होता है, एडियाबैटिकली और रिवर्सेबल प्रोसेस होना चाहिए वो आइसेंट्रोपिक। विदाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट, उसने हीट नहीं अगर फ्रिक्शन होगी तो हीट ट्रांसफ़र होगी, अगर उसमें फ्रिक्शन होगी तो काम ज़्यादा करना पड़ेगा कंप्रेसर को। ठीक है। तो इसका मतलब है जो हमारा प्रोसेस है वो आइसेंट्रोपिक होना चाहिए। ठीक है। देयर इज़ नो प्रेशर लॉस इन द सिस्टम। सिस्टम में प्रेशर लॉस नहीं होना चाहिए। अगर प्रेशर लॉस होगा तो कंप्रेसर को फिर प्रेशर बनाना पड़ेगा हमारे जो वेपर को कंडेंसर तक पहुंचाने के लिए। देयर इज़ नो अंडर कूलिंग ऑफ द रेफ्रिजरेंट इन द कंडेंसर। कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट की अंडर कूलिंग नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट है, जो हमारा वर्क होता है कंप्रेसर में, कंप्रेसर काम करेगा, कंप्रेसर का जो काम है वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है डिफरेंस बिटवीन द हीट रिजेक्टेड इन द कंडेंसर एंड हीट अब्जॉर्ब्ड इन द एवेपोरेटर। दोनों का जो डिफरेंस है वो कंप्रेसर का काम है। जो हमारा रेफ्रिजरेटर है उसमें मेन क्या है? एवेपोरेटर। और एवेपोरेटर के आगे लगा कंप्रेसर। अगर हम कंप्रेसर निकाल दें, उसकी मोटर निकाल दें, तो फिर एवेपोरेटर भी नहीं काम करेगा। तो दोनों उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। जो ज़्यादा वर्क डन होना है, आगे हम डायग्राम में देखेंगे, जो मेन वर्क डन होना है वो होना है कंप्रेसर में, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं। और जो रेफ्रिजरेंट इफेक्ट है, जिसे हम RE बोलते हैं, वो हमारा है जो जितनी लेटेंट हीट को ऑब्जर्व करता है हमारा रेफ्रिजरेंट एवेपोरेटर में। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रेशर एंथैल्पी चार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको प्रेशर एंथैल्पी चार्ट दिखा देता हूँ। ये हमारा प्रेशर एंथैल्पी चार्ट है, आप देख रहे हो। इसमें क्या है, जो वर्टिकली हमारे पास है प्रेशर और हॉरिजॉन्टली हमारे पास है एंथैल्पी। इसकी जो मेन लाइन है, इसके 3 मेन पॉइंट है। सबसे फर्स्ट है सैचुरेटेड वेपर लाइन, जो ये वाली लाइन है, ठीक है। और इस लाइन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। और ये आ गया हमारा क्रिटिकल पॉइंट, जो कि इम्पॉर्टेंट है। क्रिटिकल पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा प्रेशर, टेम्परेचर, मतलब कोई भी लिक्विड है वो वेपर में चेंज हो रहा है, वेपर लिक्विड में चेंज हो रहा है, कोई ऐसा पॉइंट होता है जिसमें चेंज आती है, तो उसे बोलेंगे हम क्रिटिकल पॉइंट। तो जैसे हम अपनी थ्योरी पे चलते हैं, फर्स्ट हमारे पास पॉइंट है द वर्टिकल ऑर्डिनेट्स
रिप्रेजेंट प्रेशर एंड हॉरिजॉन्टल ऑर्डिनेट रिप्रेजेंट एंथैल्पी। आप देख चुके हो। दिस सैचुरेटेड लिक्विड लाइन एंड सैचुरेटेड वेपर लाइन मर्ज इनटू वन अनदर एट क्रिटिकल पॉइंट। जैसे मैंने आपको बताया भी हमारी सैचुरेटेड वेपर लाइन और सैचुरेटेड लिक्विड लाइन एक पॉइंट पे मिल रही है। कौन सा पॉइंट है वो? क्रिटिकल पॉइंट। तो नेक्स्ट है द स्पेस टू द लेफ्ट ऑफ द सैचुरेटेड लिक्विड लाइन इज सब कूल्ड लिक्विड रीजन। जो स्पेस हमारी सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है इसके लेफ्ट में जो स्पेस है वो है सुपर कूल्ड लिक्विड रीजन। मतलब अगर हमारा रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में से इस रीजन में आ गया, यहाँ पर हमारा कंडेंसर लगा है, यहाँ पर हमारा कंप्रेसर है, इस जगह पे हमारा एवेपोरेटर है और यहाँ पर हमारा है एक्सपेंशन वाल्व। अगर हमारा रेफ्रिजरेंट इस जगह से, जब हमारा रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में से निकलकर इस रीजन में आ गया तो उसे हम बोलेंगे सुपर कूल्ड लिक्विड रीजन। वो फ्रीज भी हो सकता है इस पॉइंट पे आके। तो नेक्स्ट है द स्पेस बिटवीन लिक्विड एंड वेपर लाइन इज वेट वेपर रीजन। और जो हमारा लिक्विड अगर कंडेंसर में से इस जगह पे रह गया, इस पॉइंट इसी में से किसी भी पॉइंट पे आ गया तो वो है वेट वेपर रीजन। ठीक है, तो हमारा जो वेपर है वो ना तो पूरी तरह प्योर लिक्विड है और ना ही पूरी तरह प्योर वेपर फॉर्म में है, उसको हम ऐसे बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट है राइट टू द सैचुरेटेड वेपर लाइन इज सुपर हीटेड वेपर रीजन। और अगर कंप्रेसर ने ज़्यादा काम कर दिया या एवेपोरेटर ने ज़्यादा हीट रिमूव कर दी तो हमारा जो रीजन ये वाला आएगा, जैसे हम बोलेंगे सुपर हीटेड वेपर रीजन। तो हम इसको आगे डिस्कस भी करेंगे। जैसे हमारे पास ये कंडीशंस है ड्राई, वेट एंड सुपर हीटेड कंप्रेशन। इन कंडीशंस को हम उस ही ग्राफ की जो हमने चार्ट को डिस्कस किया उसकी मदद से डिस्कस करेंगे हम। देखो हमारे पास है ये दो डायग्राम्स है आपके सामने। फर्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम जिसको हमने पहले डिस्कस किया, और सेकंड है हमारे पास प्रेशर एंथैल्पी चार्ट। इसको हम प्रेशर एंथैल्पी चार्ट बोल लो, प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम बोल लो, एक ही बात है। तो इसमें हमारे पास ये ध्यान से देखो पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर 1 पॉइंट है, 1 से 2 तक हमारा है कंप्रेशन, कंप्रेसर काम कर रहा है। 2 से 3 कंडेंसर है, 3 से 4 हमारे पास एक्सपेंशन है और 4 से 1 हमारे पास है एवेपोरेशन। तो कंप्रेसर ने जो काम किया इस रीजन में आ गया, और जो रेफ्रिजरेंट इफेक्ट है जो यहाँ पर हमने लेटेंट हीट को रिमूव किया और वो आ गया इस रीजन में आ गया। ठीक है, तो हम इसकी थ्योरी को डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है कंप्रेशन प्रोसेस। कंप्रेशन कहाँ से है? 1 से लेकर 2 तक। तो देखो द वेपर रेफ्रिजरेंट एंटर्ड द कंप्रेसर एट लो प्रेशर P1 एंड टेम्परेचर T1। यहाँ पर है 1 पॉइंट है प्रेशर P1 है और 1 पॉइंट है टेम्परेचर T1 है। एंटर कहाँ पर कर गया? कंप्रेसर में। इज कंप्रेस्ड आइसेंट्रोपिकली। मैंने आपको बताया आइसेंट्रोपिकली मतलब फ्रिक्शनलेस काम हो रहा है। नाइदर हीट रिसीव नॉर रिजेक्टेड, एडियाबैटिक प्रोसेस है। टू ड्राई सैचुरेटेड वेपर टू हाई प्रेशर P2 एंड टेम्परेचर T2 एज शोन बाय वर्टिकल लाइन 1 2 ऑन T5 डायग्राम एंड बाय कर्व 1 2 ऑन TH डायग्राम। देखो तो एंटर कर गया यहाँ से 1 से और गया 2 तक जब कंप्रेसर ने काम किया। 1 से 2 वर्टिकल लाइन टेम्परेचर एंट्रोपी पे, और 1 से 2 एक कर्व लाइन शो कर रहा है। कर्व लाइन क्यों शो कर रहा है? क्योंकि एंट्रोपी तो होती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, और एंथैल्पी क्या होती है भी किसी चीज़ में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। तो कंप्रेसर ने काम किया, किसके ऊपर काम किया? उस वेपर के ऊपर। तो वेपर में कितनी एनर्जी स्टोर थी जो उसने लेटेंट हीट के रूप में एवेपोरेटर में निकाली थी। तो वो एनर्जी थी, तो उसने क्या किया? उसका प्रेशर भी इंक्रीज़ कर दिया, टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर दिया और उसकी एनर्जी की पावर को भी इंक्रीज़ कर दिया। तो इसके बाद हमारे पास आ गया इसका वर्क डन। किस चीज़ का? कंप्रेसर का। कंप्रेसर का वर्क डन क्या है? एरिया 1 2 3 5 है। इसको हम शो कर सकते हैं H2 - H1 की हेल्प से।
H2 यहाँ पर है और H1 यहाँ पर है, तो इस एरिया को हम इसका वर्क डन बोलेंगे। फिर कंप्रेसर ने ये रेड डॉट से आपको शो हो रहा है भी इतना काम किया है। तो H1 क्या है, हमारी एंथैल्पी ऑफ द वेपर रेफ्रिजरेंट एट टेम्परेचर T1, और H2 क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेपर रेफ्रिजरेंट एट टेम्परेचर T2। तो हमारे पास वर्क डन फिर क्या आ गया, हमारे पास वर्क डन आ गया H2 माइनस H1, ये हमारा कंप्रेसर का वर्क डन आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया फिर कंडेंसर, कंडेंसिंग प्रोसेस 2 से लेकर 3 तक। इसमें देखो क्या है, 2 से लेकर 3 प्रेशर P2 P3 बराबर है, कांस्टेंट है प्रेशर, प्रेशर में कोई चेंज नहीं है, एंथैल्पी डिक्रीज़ हो रही है। 2 से लेकर 3 तक हमारा टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और एंट्रोपी डिक्रीज़ हो रही है। तो हम इसको स्टडी करते हैं। द डिस्चार्ज रेफ्रिजरेंट at high pressure P2 and temperature T3 from the compressor passes through the condenser, कंडेंसर में से निकल कर, और सॉरी कंप्रेसर में से निकल कर कंडेंसर में आ गया, एंड गेट्स कंडेंस्ड इनटू लिक्विड। तो कंडेंसर का मेन काम है उस वेपर रेफ्रिजरेंट को लिक्विड में कन्वर्ट करना। ठीक है, कैसे करेगा, उसकी लेटेंट हीट को सराउंडिंग में छोड़ देगा। तो उसको शो कैसे किया गया है, हॉरिजॉन्टल लाइन से 2 से लेकर 3 तक, जैसे मैंने आपको दिखाया। ठीक है, फिर से देखते हैं हम 2 से लेकर 3 तक, दोनों डायग्राम में ध्यान से देखो, 2 से लेकर 3 तक। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं डायग्राम, बाय रिजेक्टिंग इट्स लेटेंट हीट टू सराउंडिंग। तो कंडेंसर का मेन काम है जो लेटेंट हीट एवेपोरेटर ने निकाली हमारे फूड प्रोडक्ट से, और वो कंप्रेसर में चलेगी, कंप्रेसर में उसका टेम्परेचर और इंक्रीज़ हो गया क्योंकि उसने काम किया है। तो कंडेंसर ने उस लेटेंट हीट को सराउंडिंग में छोड़ना है ताकि वो उस वेपर रेफ्रिजरेंट को फिर से लिक्विड में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया प्रोसेस एक्सपेंशन प्रोसेस, जिसको आप थ्रॉटलिंग वाल्व भी बोल सकते हो, एक्सपेंशन भी बोल सकते हो। तो हम इसको डायग्राम में देखते हैं। सबसे पहले प्रोसेस है 3 से लेकर 4 तक। तो क्या हो रहा है, 3 पॉइंट से लेकर 4 पॉइंट तक नीचे को आ रहे हैं हम, तो प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है और टेम्परेचर भी डिक्रीज़ हो रहा है इस डायग्राम में, लेकिन टेम्परेचर एक कर्व में डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो रही है, और एंथैल्पी हमारी यहाँ पर कांस्टेंट है, सिर्फ प्रेशर में चेंज है। तो हम इसको स्टडी करते हैं। द लिक्विड रेफ्रिजरेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर T3 is equal to T2 and pressure P3 is equal to P2 is expressed through the expansion valve to low pressure P4 is equal to P1। तो वो आ गया P4 पे आ गया, जहाँ पर हमारा प्रेशर P4 है और P4 हमारा पहले ही P1 के इक्वल है। ये देखो 4 पॉइंट है, तो प्रेशर P1 पे जो प्रेशर था वो ही प्रेशर P4 पे है, जो टेम्परेचर T1 पे था वो ही T4 पे है। तो उसी कंडीशन पे फिर वापस आ गया, तो हम उसको आगे एवेपोरेटर में यूज़ कर सकते हैं। तो शो उसने किया है 3-4 लाइन से T5 डायग्राम, और वर्टिकल लाइन से शो किया है PH डायग्राम के ऊपर। ए लिटिल पार्ट ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट एवेपोरेट एज इट पासेस थ्रू एक्सपेंशन वाल्व, बट द ग्रेटर पार्ट इज वेपोराइज्ड इन द एवेपोरेटर। तो लिटिल पार्ट उसका क्या, एवेपोरेट हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि एक्सपेंशन वाल्व में काम हुआ। एवेपोरेट होने का मतलब है भी जितना रेफ्रिजरेंट एवेपोरेटर को चाहिए उतना ही आगे ट्रांसफ़र हो रहा है और बाकी का कंडेंसर में वापस जा रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस है एवेपोरेशन प्रोसेस, जो हमारा मेन है रेफ्रिजरेटर का, 4 से लेकर 1 तक। ठीक है जी, देखो 4 से 1 तक। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन सेम है, टेम्परेचर सेम है T1 इज इक्वल टू T4, प्रेशर भी सेम है P1 इज इक्वल टू P4। तो चेंज किस में है, एंथैल्पी में चेंज है 1 से लेकर 4 तक, और एंट्रोपी में चेंज है 1 से लेकर 4 तक। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। द हॉरिजॉन्टल लाइन 4 से 1 ऑन T5PH डायग्राम शोज एवेपोरेशन प्रोसेस ऑफ लिक्विड वेपर रेफ्रिजरेंट आउट एट कांस्टेंट लो प्रेशर। हमने बात की थी भी प्रेशर कांस्टेंट है एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है। ड्यूरिंग एवेपोरेशन
द लिक्विड रेफ्रिजरेंट अब्जॉर्ब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम द सराउंडिंग कॉल्ड रेफ्रिजरेंट इफेक्ट। उसने क्या किया, उसकी लेटेंट हीट किसकी, जो हमारे फूड प्रोडक्ट हमारे रेफ्रिजरेटर में पड़े हैं, चाहे हमारा पानी रखा है आपने ठंडा करने के लिए, चाहे कोई मिल्क प्रोडक्ट रखा है, चाहे फ्रूट रखे है, वेजिटेबल्स रखी है, उसमें से उसने लेटेंट हीट को अब्जॉर्व करना है, उसको ठंडक नहीं पहुँचानी, उसमें से हीट को अब्जॉर्व करेगा तो वो ऑटोमेटिक ठंडा हो जाएगा। तो उस जैसे कंप्रेसर के काम को तो हमने कह दिया था वर्क डन, तो रेफ्रिजरेटर का जो एवेपोरेटर का काम है उसे हम बोलेंगे रेफ्रिजरेटिंग अफेक्ट RE। पहले भी हमने डिस्कस किया RE के बारे में। एंड कंटिन्यूज अप टू .1, तो स्ट्रेट पॉइंट से हमने शो किया है। ठीक है, तो हम इसके फॉर्मूले को अभी डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास रेफ्रिजरेटिंग अफेक्ट का एरिया आ गया 14EF। हम आपको दिखाते हैं 14EF, ये हमारा आ गया रेफ्रिजरेटिंग अफेक्ट। तो अगर हमने इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, H1 एंथैल्पी एट .1 माइनस H4, इतना ही काम हुआ है। जैसे हमने कंप्रेसर का काम लिखा था H2 माइनस H1, तो रेफ्रिजरेटिंग अफेक्ट का काम तो ये है, फिर इसको लिखेंगे H1 माइनस H4। H4 को आप लिख सकते हो HF3। HF3 क्या होता है, सेंसेबल हीट, जैसे हमने यहाँ पर लिखा भी है। पहले तो हम एरिया की बात करते हैं, H1 माइनस H4 ये हमारा रेफ्रिजरेटिंग अफेक्ट है। H4 को इसने लिख दिया HF3। HF3 क्या है, सेंसिबल हीट एट टेम्परेचर T3। ठीक है, जो एंथैल्पी ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट लीव कर रही है कंडेंसर में। तो हमारा जो मेन मकसद है वो क्या है, COP निकालना। तो COP का फॉर्मूला आपको पता है, रेफ्रिजरेटिंग अफेक्ट अपॉन वर्क डन। तो रेफ्रिजरेटिंग अफेक्ट क्या है, जो हमने अभी डिस्कस किया, H1 माइनस H4, या आप लिख सकते हो H1 माइनस HF3, ये हमारा रेफ्रिजरेटिंग अफेक्ट है। और वर्क डन कहाँ पर हो रहा है, कंप्रेसर में। वर्क डन क्या है हमारा, H2 माइनस H1। तो ये हमारे पास मेन फार्मूला आ गया COP का। अगर हमारी कंडीशन ड्राई है, जो हमें चाहिए एक्चुअल में, जो हमें कंडीशन चाहिए ड्राई सैचुरेटेड, ताकि कंप्रेसर में कोई फ्रिक्शन ना पैदा हो, कोई लॉस ना हो, और हमारा रेफ्रिजरेटर है वो सही काम करता रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन चेंज है, व्हेन दी वेपर इज़ वेट एट द एंड ऑफ कंप्रेशन। अब यहाँ पर हमारे पास कंडीशन आ गई भी, जब एवेपोरेटर में से रेफ्रिजरेंट निकलेगा, वो वेपर फॉर्म में होना चाहिए था ड्राई सैचुरेटेड में, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो वेट फॉर्म में, मतलब उसमें से थोड़े से लिक्विड पार्टिकल है। तो जो कंप्रेसर काम करेगा उसमें चेंज आएगी। फिर क्या चेंज आएगी, 1 पॉइंट तक तो काम सेम ही है जो वेपोरेटर में किया, और जब कंप्रेसर में जाएगा तो देखो कितना डिफरेंस है। ये थोड़ा सा डिफरेंस आ गया पॉइंट में। पहले ये लाइन सीधी यहाँ पर अटैच्ड थी, और ये लाइन हमारे इस रीजन, ये जो हमारी सैचुरेटेड लाइन थी इसके साथ अटैच थी, लेकिन अब आ गई हमारी वेट वेपर रीजन में। जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, अभी देखो ध्यान से, हम पीछे चलते हैं। ये आ गया, तो हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो वेट रीजन में है, तो हमारा ग्राफ यहाँ पर ही रुक गया। इस रीजन में हम बात करेंगे अभी। पहले हमने बात की थी सैचुरेटेड वेपर लाइन, सिर्फ पूरी लाइन को अटैच कर रही थी, लेकिन इस बार क्या है, पहले रुक गया। आगे हमारे पास कंडीशन आएगी सुपर हीटेड भी आएगी, मतलब लाइन को क्रॉस भी करेंगे हम, तो हम डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर तो हमारी कंडीशन क्या है, वेट। तो वेट कंडीशन आ गई वेट रीजन में, 2 पॉइंट को ही हमने देखना है। ठीक है, तो फिर जो उसका काम है कंप्रेसर का, कंडेंसर का, एक्सपेंशन वाल्व का और एवेपोरेटर का, वो काम वैसे ही रहेगा। ठीक है, जैसे हमने वर्क डन किया था H1 H2 माइनस H1, हमारा कंप्रेसर का काम था जी, वो वैसा ही रहेगा, वर्क डन बाय कंप्रेसर। और रेफ्रिजरेंट अफेक्ट था हमारा H1 माइनस H4, लेकिन उसकी जो वैल्यूज़ में चेंज आएगी थोड़ी सी। देखो हमारे पास है 2 पॉइंट्स है, एंट्रोपीज एट .1 एंड 2। द एंथैल्पी एट .2 इज़ फाउंड आउट विद द
हेल्प ऑफ ड्राइनेस फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास आ गया, वर्क डन तो सेम ही है, एरिया 1 2 3 A H2 माइनस H1। रेफ्रिजरेंट इफेक्ट भी सेम ही है, H1 माइनस H4। और जब हम इसका फार्मूला लिखेंगे तो फार्मूला भी सेम आएगा, लेकिन जब आप इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वेट रीजन का सॉल्व करेंगे, तो वो पॉइंट में डिफरेंस आएगा। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा भी हमारे पास जो वैल्यू आएगी, कंप्रेसर को कितना ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, कितना कंडेंसर को कम काम करना पड़ रहा है। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, फार्मूले में कोई चेंज नहीं आएगी, चाहे हमारी कंडीशन सुपर हीटेड है, चाहे वेट है, चाहे ड्राई है, फार्मूले में कोई चेंज नहीं आएगी। सिर्फ चेंज आएगी तो उसकी वैल्यूज़ में आएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास रीज़न है व्हेन दी वेपर इज सुपर हीटेड एट द एंड ऑफ कंप्रेशन। मैंने आपको बताया था हम रीजन को, इस लाइन को, सैचुरेटेड लाइन को क्रॉस करने वाले हैं। 2 से ले, हाँ इसने पॉइंट दिया है 2 1 से लेकर 2, तो हमने कंडीशन को क्रॉस किया है। तो हम इसको स्टडी करते हैं। शोज द वेपर कंप्रेशन साइकिल विद सुपर हीटेड वेपर ऑन T5PH डायग्राम। The enthalpy at point 2 is calculated with the help of degree of superheat, and degree of superheat is found out by equating entropies at point 1 and 2। थोड़ा सा चेंज है इसमें। देखो, जो हमारा सुपर हीटेड वेपर है उसको फर्स्ट हम कंडेंस करेंगे ड्राई सैचुरेटेड वेपर तक एट कांस्टेंट प्रेशर। तो सबसे पहले हम उसको कंडेंस करेंगे 2 से लेकर 2' तक। कंडेंस करने में उसका जो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, कंडेंसिंग करेंगे उसकी कंडेंसर में, और उसके टेम्परेचर में चेंज आएगी, क्योंकि टेम्परेचर तो पहले ही बहुत ज़्यादा है, सुपर हीटेड है 2 पॉइंट पे देखो। और उसका जब हम उसको कंडेंस करेंगे, हीट को रिमूव करेंगे सराउंडिंग में, तो टेम्परेचर तो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होगा। तो हमारा टेम्परेचर पहुंच गया 2' के ऊपर। तो नेक्स्ट है हमारे पास फिर इसका जो फार्मूला आ गया H2 क्या है, एंथैल्पी एट पॉइंट 2, ये रहा H2। तो हम इस पूरी एंथैल्पी को नोट करेंगे अभी। इस पूरी हमारे पास आ गई H2', क्योंकि हमारा जो रीजन है सुपर हीटेड है, तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा पॉइंट आया है 2', तो उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ एंथैल्पी होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। तो वो क्या है, H2' प्लस CP, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। T2 माइनस T2', T2 ज़्यादा था हमारा, ये देखो T2 ज़्यादा था किससे, T2' से, टेम्परेचर ज़्यादा था तो उसका जो टेम्परेचर डिफरेंस आ गया। ये हमारे पास फार्मूला जो आया है H2 किस रीजन का शो किया हमने, H2', इस लाइन का ऐसे हम इसको ड्रा कर सकते हैं, प्लस CP T2 माइनस T2', तो हमारे पास ये रीज़न आ गया। तो वर्क डन बाय कंप्रेसर आप लिख सकते हो इसे फिर। तो ये H2 माइनस H1 हमारा वर्क डन बाय कंप्रेसर है, हमने पिछले फार्मूलों में भी डिस्कस किया है। रेफ्रिजरेंट इफेक्ट हमारा वही है, H1 माइनस H4, जिसको आप लिख सकते हो H1 माइनस HF3। तो COP हमारे पास आ गई, फार्मूला सेम आया, लेकिन ये देखो कंडीशन चेंज हो गई। और जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको इसके बारे में पता चलेगा। तो मुझे आशा है भी आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। तो थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।